नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज। दोस्तों, लक्ष्य सीरीज में आज बारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीटी 365 की। और साइंस एंड टेक की पीटी 365 में आज हम बात करेंगे सुर्खियों में रही कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां और वायरल रोग के बारे में। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी शेयर कर दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू और पीआईबी की करंट अफेयर्स प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को इनहेंस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वायरल रोग के बारे में। तो कुछ दोस्तों वायरल रोग की बात हम करेंगे और ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो पहला जो वायरल रोग है दोस्तों, वह है मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स देखते हैं, काफी चर्चा में रहा था मंकी पॉक्स, तो देख लेते हैं। दोस्तों, मंकी पॉक्स संक्रमण WHO के अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन 2005 के तहत शर्तों को पूरा करता है। WHO ने हाल ही में मंकी पॉक्स रोग के लिए नया नाम एम पॉक्स की सिफारिश की है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान नाम जो मंकी पॉक्स है वह नस्लवादी है और कलंकित माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मंकी पॉक्स जो है एक पशुजन्य यानी कि जूनोटिक रोग है। तो पशुजन्य जो रोग होते हैं उसको हम जूनोटिक रोग की श्रेणी में डालते हैं, जो कि पशुओं से मानवों में फैलता है। ठीक है दोस्तों, यह जो है जो जूनोटिक रोग है मंकी पॉक्स है, वह आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित वायरस के कारण होता है। तो वायरस का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपॉक्स वायरस। ठीक है, तो आर्थ्रोपॉक्स वायरस मंकी पॉक्स का होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। बॉक्स के अंदर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। IHR के अनुसार किसी बीमारी को प्रकोप को PHEIC तभी घोषित किया जाता है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। तो किसी बीमारी को कब PHIC घोषित किया जाता है उसको देख लेंगे कौन कौन सी शर्तें वो पूरा करता है। एक तो वह बीमारी दोस्तों असामान्य या अप्रत्याशित हो। दूसरा, इसका जो बीमारी का संक्रमण है वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल सकने वाला हो, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की उसमें सुवेध्यता हो। और दोस्तों तीसरा जो शर्त है वह है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने की तत्काल उसमें आवश्यकता होनी चाहिए। और एक बार जब यह प्रकोप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल जाता है तो इसे महामारी यानी कि पैंडेमिक घोषित किया जाता है। जैसे आपने कोविड-19 देखा, तो कोविड-19 के संदर्भ में पैंडेमिक शब्द आपने कई बार उपयोग होते देखा होगा। दोस्तों, जब कोई बीमारी वर्ल्ड वाइड फैल जाती है तो उसको पैंडेमिक कहा जाता है, और अगर वह किसी क्षेत्रीय स्तर पे है बीमारी तो उसको एंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो पैंडेमिक और एंडेमिक शब्दावली आप ध्यान में रखना। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन 2005 एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता है। इस समझौते में WHO के सभी सदस्य देशों सहित दुनिया भर के 196 सदस्य देश शामिल होते हैं। मंकी पॉक्स में आगे देखेंगे दोस्तों, ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस में वेरियोला वायरस, जो कि एक चेचक का कारक रोग है वेरियोला। तो वेरियोला वायरस जो है चेचक का कारण होता है। तो चेचक किस वायरस की वजह से होता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि वेरियोला जो वायरस है वह चेचक होने का बड़ा कारण है। ठीक है, और वैक्सीनिया वायरस जो कि चेचक के टीके के रूप में प्रयुक्त होता है, काउ पॉक्स वायरस आदि भी इसमें शामिल है आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस के अंदर। दोस्तों, इसे पहली बार 1958 में देखा गया था। इसका व्यापक प्रसार मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के समीप हुआ है, और इसका पशु से मानव में संचरण रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या संक्रमित जानवरों के त्वचीय या श्लैष्मिक घावों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से हो सकता है। तो दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दे रहा हूं, तो आप लोग मंकी पॉक्स को जरूर याद रखना। दूसरा वायरस है दोस्तों ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। तो देखते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में क्या है। दोस्तों, देश की पहली क्वाड्रिलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन सर्वेवैक
को बाजार में बेचने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। तो सर्वेवैक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को लेकर बनाई गई एक वैक्सीन है जिसे हाल ही में बाजार में बेचने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। अब इस वैक्सीन को प्रिपेयर किसने किया है? इसका विकासकर्ता जो है वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। तो सर्वेवैक वैक्सीन किसकी है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। दोस्तों, ह्यूमन पैपिलोमा एक यौन संचारित वायरस है। यह सर्वाइकल कैंसर का एक बड़ा कारण बनता है। ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो ज्यादातर औरतों में देखने को मिलता है क्योंकि गर्दन से संबंधित होता है और भी कुछ चीजें होती हैं। तो औरतों के लिए ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो ज्यादा वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर काफी सीमा तक रोकथाम योग्य है। इसके बावजूद यह भारत में महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। मैंने आपको बताया ना कि महिलाएं इसके प्रति ज्यादा सुभेद्य हैं। सर्वाइकल कैंसर को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए विश्व स्तर पर सभी लड़कियों को उनकी यौन अवस्था आरंभ होने से पहले ही HPV वैक्सीन को देना होगा, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है सर्वेवैक, उसे हर लड़की को देना होगा वैश्विक स्तर पर जब उसका यौन अवस्था आरंभ हो। ठीक है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है सर्वेवैक वैक्सीन, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा तीसरा जो वायरस है चर्चा करेंगे उसके बारे में, एपस्टीन बार वायरस। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी वायरस का नाम और वायरस को होने वाले किस वजह से होते हैं बीमारियां, तो इसको आप लोग याद रखना, इसलिए बहुत आराम से इसको ध्यान में रखेंगे। तो एपस्टीन बार वायरस के बारे में देखते हैं। वैज्ञानिकों को पता चला है कि कैंसरकारी EBV यानी कि एपस्टीन बार वायरस मानव तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। तो जो एपस्टीन बार वायरस है वह मानव तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है, इसलिए यह न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्वस सिस्टम ही मेन होता है बॉडी के अंदर। अगर उसने इसको नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर दिया तो समझिए कि एक बहुत बड़ा कारण होगा मृत्यु का। दोस्तों, इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रोग और मस्तिष्क का कैंसर होने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, यह अध्ययन IIT इंदौर के वैज्ञानिकों ने फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ S&T इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत, यानी कि एक योजना है FIST, उसी के तहत इंदौर के वैज्ञानिकों ने, IIT इंदौर के वैज्ञानिकों ने इस योजना का इस्तेमाल करते हुए यह अध्ययन किया कि एपस्टीन बार वायरस जो है वह ह्यूमन तंत्रिका तंत्र को, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। दोस्तों, एपस्टीन बार वायरस मानव आबादी में व्यापक रूप से मौजूद है और यह वायरस आमतौर पर हानिकारक नहीं होता, लेकिन यह शरीर के अंदर कुछ असामान्य स्थितियों में जैसे प्रतिरक्षा से जुड़े तनाव या इम्यूनो कॉम्पिटेंट यानी कि सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया अथवा इस अवस्था में पुनः अगर सक्रिय हो जाए तो यह काफी घातक हो सकता है। दोस्तों, एपस्टीन बार वायरस इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। आइए अब आगे चलते हैं। अगला वायरस है ज़ॉम्बी वायरस। ज़ॉम्बी वायरस देख लेते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, परमाफ्रॉस्ट यानी कि स्थायी तुषार, जो बर्फ जमा रहता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जमा रहता है जमीन पे, उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण ज़ॉम्बी नामक वायरस प्रकट हुआ। ठीक है, ज़ॉम्बी नामक वायरस कैसे प्रकट हुआ? परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से, और इसका कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि है, यानी कि जलवायु परिवर्तन की वजह से वैश्विक तापमान में असामान्य रूप से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे परमाफ्रॉस्ट हो, ध्रुवीय बर्फ हो, सब पिघल रही हैं। तो इसलिए ज़ॉम्बी वायरस परमाफ्रॉस्ट पिघलने की वजह से प्रकट हुआ। तो जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र के परमाफ्रॉस्ट में एकत्रित प्राचीन वायरस के नमूनों की जांच द्वारा इसकी पुष्टि की है। आप जानते हैं कि साइबेरिया जो है रूस का उत्तरी हिस्सा है और साइबेरिया पूरा बर्फ से ढका है और वहां पे परमाफ्रॉस्ट पाए ही जाएंगे। तो वहीं पर जो है ये अध्ययन किया गया है। दोस्तों, सबसे पुराना वायरस लगभग 48,500 साल पुराना है ये ज़ॉम्बी वायरस, और इसे पेंडोवायरस एडोमा नाम भी दिया गया है। तो पेंडोवायरस एडोमा किसको बोलते हैं? ज़ॉम्बी वायरस को। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों इसमें संक्रामक होने की क्षमता मौजूद होती है। जीवित संस्कृतियों पर शोध करने के बाद इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया है। तो ज़ॉम्बी वायरस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मारबर्ग वायरस रोग की। दोस्तों मारबर्ग वायरस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मारबर्ग वायरस घाना एक अफ्रीकी देश है। घाना ने मारबर्ग वायरस के पहले संदिग्ध मामले की सूचना दी है, यानी कि घाना में एक वायरस मारबर्ग वायरस पाया गया है। तो अभी संदिग्ध है, लेकिन फिर भी घाना ने इसकी सूचना दी है। तो यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रक्तस्रावी बुखार है। इसमें मृत्यु दर जो है वो लगभग 88% तक होती है। और दोस्तों इससे जुड़ा पहला मामला जो सबसे पहले वर्ष 1967 में जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट में सामने आया था। और यह दोस्तों ये वायरस जो है वह इबोला वायरस के कुल से संबंधित है। तो मारबर्ग वायरस आप लोग याद रखना इबोला वायरस कुल से संबंधित है। और इबोला वायरस भी दोस्तों अफ्रीका के इबोला नदी के किनारे पाया गया था। टेरोपोडिडे कुल के फलाहारी चमगादड़ इस रोग के वाहक हैं। तो टेरोपोडिडे कुल के जो चमगादड़ हैं, जो फलाहारी होते हैं, फ्रूट बेट्स होते हैं, वही जो है मारबर्ग वायरस के वाहक जीव हैं। दोस्तों यह रोग इन चमगादड़ों से लोगों में फैलता है, यानी कि जोनोटिक है, और यह मानव से मानव संचरण के माध्यम से अन्य मनुष्यों में फैलता है। वर्तमान में मारबर्ग वायरस रोग के लिए कोई स्वीकृत टीका या एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। तो मारबर्ग वायरस प्रकाश में आए हैं, इसके लिए वैज्ञानिक शोध होंगे और एंटीवायरस इसके लिए शीघ्र ही बना लिया जाएगा। और फिलहाल आपके लिए मारबर्ग जो वायरस रोग है वह इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करेंगे तो बिहार में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं। भारतीय राज्य बिहार में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे देश में इस तरह का वायरस डिटेक्ट किया गया है, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल रोग है। यह सुअरों और जंगली सुअरों को प्रभावित कर सकता है। और इसमें जो मृत्यु दर है वह कितनी है, 100% है। तो 100% मृत्यु दर वाला अगर कोई वायरस होगा तो ओबियस है कि बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस होगा। दोस्तों ASF जो कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर है वह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। यह सुअरों से मनुष्यों में संचारित नहीं होता है। और वर्तमान में ASF वायरस के लिए कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है। और इस रोग को भारत में पहली बार 2019 में रिपोर्ट किया गया था। तो घबराने की बात नहीं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर मानवीय जीवन के लिए खतरा नहीं है। और यह किन जीवों में पाया जाता है, सुअरों में, और सुअरों से यह मानवों में नहीं फैलता। ठीक है, याद रखना है आपको। दोस्तों अगला वायरस है टोमेटो फ्लू। तो टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम टोमेटो के नाम से है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और उड़ीसा राज्य में टोमेटो फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। तो केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और उड़ीसा में टोमेटो फ्लू के मामले सामने आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों टोमेटो फ्लू के लक्षणों की बात करें तो इसमें बुखार, जोड़ों में दर्द, शरीर पर लाल रंग के टमाटर जैसे चकत्ते बनना आदि शामिल है। तो लक्षण याद रखना, बुखार, जोड़ों में दर्द, शरीर पर लाल टमाटर जैसे चकत्ते बन जाते हैं, इसलिए इसको टोमेटो फ्लू कहा जाता है। दोस्तों यह आमतौर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले वयस्कों को प्रभावित कर रहा है। और यह वायरस जनित रोग है। इसे कोविड-19 के समान लक्षण दिखाई देते हैं। जो टोमेटो फ्लू है उसमें कोविड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि बुखार, जोड़ों में दर्द और शरीर पे चकत्ते आना या सांस का फूलना, इस तरह का ही लक्षण कोविड का भी लक्षण था। दोस्तों लेकिन यह SARS-CoV-2 से संबंधित नहीं, यानी कि इसमें कोविड जैसे लक्षण जरूर हैं, लेकिन यह SARS-CoV-2 यानी कोविड से संबंधित नहीं है। और इस बीमारी के लिए अभी तक कोई विशेष उपचार या टीका उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो टोमेटो फ्लू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बीमारी को आप लोग याद रखना। दोस्तों अगली जो रोग है वह है लंपी रोग। तो लंपी त्वचा रोग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी आपने कोई गाय वगैरह देखी हो अगर शहर में, तो गाय जब देखी होगी तो आपने गाय के स्किन के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे
जो है गट्ठे देखे होंगे जो कि फूला हुआ रहता है उनकी स्किन में, तो वह एक लंपी वायरस की ही निशानी होती है। उसके बाद उनकी बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लंपी वायरस देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लंपी प्रोवैकेंड वैक्सीन विकसित की है। तो लंपी के लिए जो है भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान एक वैक्सीन विकसित किया है, प्रोवैकेंड वैक्सीन लंपी की। तो इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो है होमोलॉगस लाइव अटेन्यूड वैक्सीन है और यह विशेष रूप से एलएसडी वायरस के खिलाफ मवेशियों की रक्षा करने हेतु लक्षित है। तो मवेशियों में ही होता है लंपी वायरस रोग, ये चीज आप लोग याद रखना। देखिए जो लंपी त्वचा रोग है एक वेक्टर जनित चेचक रोग है जो कि कैप्री पॉक्स वायरस के कारण होता है और यह दुनिया भर में पशुधन के लिए एक उभरता हुआ खतरा है दोस्तों। यह आनुवंशिक रूप से गोट पॉक्स और सीप पॉक्स परिवार से संबंधित है लंपी रोग, ठीक है। और दोस्तों लंपी त्वचा रोग जो है मुख्य रूप से रक्त पर आश्रित कीटों जैसे वाहकों के माध्यम से मवेशियों और जल भैंसों को संक्रमित करता है और यह रोग अधिकांशतः अफ्रीकी देशों में फैलता है और 2012 में यह मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व और पूर्वी यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में पाया गया। तो दोस्तों अफ्रीका में आपने कई बार देखा होगा कि जो भी वायरस वगैरह पैदा होता है ज्यादातर अफ्रीका में क्यों पैदा होता है, क्योंकि अफ्रीका के ऐसे देशों में वायरस पैदा होता है जहां इक्वेटर लाइन जो कि 0 डिग्री गई है। और 0 डिग्री लाइन की जब आप बात करेंगे तो 0 डिग्री लाइन में आप देखेंगे कि वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, बारिश 24 घंटे होती रहती है ऐसे रीजन्स में। तो जब जहां ह्यूमिडिटी होगी वहां इस तरह के वायरस के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ा कारण है 0 डिग्री के होने की वजह से। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो वायरस है वह है व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम। तो व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। आगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नैदानिक उपकरण विकसित किया है, उसका पेटेंट भी करवाया है और यह उपकरण दोस्तों व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस का पता लगाने में सक्षम है। तो जो आगरकर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं उन्होंने व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस को डिटेक्ट करने का एक टूल बनाया है, ठीक है दोस्तों। डिटेक्ट करने का और उसका इलाज करने का एक टूल बनवाया है और आगरकर इंस्टीट्यूट ने इसका पेटेंट भी करवा लिया है दोस्तों। ARI आगरकर अनुसंधान संस्थान जो है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का आगरकर इंस्टीट्यूट एक ऑटोनोमस बॉडी है दोस्तों। अगर बात व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस की करें तो यह क्रस्टेशियाई जीवों का DNA आधारित अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण रोग है और यह क्लस्टर्ड झींगों में उच्च मृत्यु दर का कारण बन सकता है। तो समुद्री जीव जो होते हैं क्रस्टेशियाई, उनके जीवों का जो DNA होता है उनके DNA आधारित जो है संक्रामक रोग है, ठीक है। और यह दोस्तों वायरस केवल क्रस्टेशियाई जीवों जिनमें झींगा, ब्लास्टर, केकड़े आदि शामिल हैं को संक्रमित करता है। तो दोस्तों जो यह रोग है, जो वायरस है वह सिर्फ क्रस्टेशियाई जीवों को संक्रमित करता है जिनमें झींगे, ब्लास्टर, केकड़े वगैरह आते हैं। तो इसलिए याद रखना कि इसको केवल जो है क्रस्टेशियाई जीवों को संक्रमित करता है और यह अन्य ज्ञात वायरस से इसका संबंध प्रकट अभी तक नहीं हुआ है और वर्तमान में इस बीमारी को अनियंत्रित होने और फैलने से रोकने के लिए कोई उपचार भी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों जो अगला जो वायरस है वह है पोर्सिन वायरस। तो पोर्सिन वायरस देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। और जो व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस है इसको भी मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मेंशन करता हूं, आप लोग ध्यान रखना। तो पोर्सिन वायरस जो है इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जेनो ट्रांसप्लांटेशन यानी कि पशु अंग का मानव में प्रत्यारोपण, जेनो प्लांटेशन, ये शब्दावली भी आप देखते चलना कि जेनो प्लांटेशन क्या होता है कि जब किसी पशु का अंग मानव के अंदर प्रत्यारोपित किया जाए तो उसको जेनो प्लांटेशन बोलते हैं दोस्तों। जेनो प्लांटेशन के पहले रोगी की मृत्यु के संभावित कारण के रूप में पोर्सिन वायरस की पहचान की गई है। तो जेनो प्लांटेशन एक जो है जो वायरस है वो पोर्सिन वायरस, वह जेनो प्लांटेशन के दौरान रोगियों में देखा गया है दोस्तों। पोर्सिन जो वायरस है वो पोर्सिन
साइटोमेगालोवायरस का एक हर्पीज वायरस है और यह नवजात सूअर के बच्चों को पूरे शरीर, नाक सहित के ऊतकों में पाया जाता है और यह इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। और दोस्तों यह विश्व भर के सूअरों में सामान्य है और जबकि इस प्रकार के वायरस से संबंधित संक्रमण कई अन्य प्रजातियों में भी होते आए हैं। तो 8 हर्पीज वायरस नियमित रूप से केवल मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आप लोग याद रखना, पोर्सिन वायरस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं और कौन से वायरस हैं। दोस्तों अगला वायरस काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पहले ही कह देता हूं इसको, और अब जब मैं इसको बताऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट ये क्यों है। दोस्तों गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने एशियाई शेरों के लिए कैनाइन डिस्टेंपर वायरस वैक्सीन विकसित करने के साथ साथ उसका प्रथम परीक्षण भी पूरा कर लिया है। तो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जो है ये क्यों फेमस है? एशियाई शेरों के लिए, क्योंकि गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं एशियाटिक लायंस। ठीक है, तो एशियाटिक शेरों के लिए कैनाइन डिस्टेंपर वायरस इन्हीं एशियाटिक शेरों को संक्रमित करता है। तो इसके लिए वैक्सीन विकसित करने के साथ साथ उसका पहला परीक्षण भी जो है वह पूरा कर लिया गया है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा। दोस्तों कैनाइन डिस्टेंपर्स पैरामाइक्सो वायरस नामक विषाणु के कारण होता है और यह शरीर के तरल पदार्थों यथा संक्रमित मूत्र, रक्त, लार से प्रसारित हो सकता है। तो जो लार है, रक्त है और मूत्र है, इससे प्रसारित हो सकता है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। दोस्तों यह वायरस कुत्तों के बच्चों और वयस्क जो कुत्ते होते हैं उनके श्वसन, जठरांत्र और तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और यह वायरस शेरों, बाघों, तेंदुओं और अन्य जंगली बिल्लियों के साथ साथ सील्स में भी प्रसारित हो सकता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट वायरस कहा गया है। दोस्तों कैनाइन डिस्टेंपर वायरस वर्तमान में कोई इसका ज्ञात उपचार उपलब्ध नहीं है। तो यह जो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की जो एक परीक्षण है वैक्सीन का, वह अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों अगला वायरस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह सिंड्रोम है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम काफी चर्चा में रहता है। आइए देखते हैं। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस को वर्ष के किसी भी समय, किसी भी आयु के व्यक्ति में तीव्र बुखार होने, मानसिक स्थिति में बदलाव और दौरे पड़ने की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। तो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस जो सिंड्रोम है वह किसी भी समय, किसी भी आयु के व्यक्ति में तेज बुखार होने और मानसिक स्थिति में बदलाव आने और दौरे पड़ने की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। दोस्तों यह आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों को प्रभावित करता है और इससे अधिक संख्या में लोग बीमार हो सकते हैं। यह मृत्यु दर में भी वृद्धि कर सकता है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस। दोस्तों एक्यूट एन्सेफेलाइटिस के मामलों में वायरस मुख्य प्रेरक एजेंट है, हालांकि अन्य स्रोत जैसे बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, स्पाइरोकेट्स, रसायन, विषाक्त पदार्थ और गैर संक्रामक एजेंट भी इसके प्रमुख कारण बताए गए हैं। तो कैनाइन डिस्टेंपर और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर मैं दावा करता हूं कि अगर कोई रोग आया एग्जाम के अंदर तो इन दोनों में से जरूर कोई ना कोई आएगा। दोस्तों अब है एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड इन्फ्लुएंजा, लास्ट वायरस है। आगे कुछ और बीमारियां देखेंगे लेकिन किसी अन्य वीडियो में। तो एवियन बर्ड इन्फ्लुएंजा देख लेते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए केरल में एक उच्च स्तरीय टीम को तैनात किया है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में देख लेते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने केरल में एक टीम तैनात की है एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए। तो एवियन इन्फ्लुएंजा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। दोस्तों यह वायरस, ये जो है वायरल और संक्रामक रोग है और यह एक पक्षी से दूसरे पक्षियों और जानवरों में फैल सकता है। तो एवियन लिखा था, तो एवियन बर्ड से ही संबंधित होगा। दोस्तों यह रोग इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होता है और इसमें आमतौर पर मुर्गी और टर्की जैसे कुक्कुट पक्षी को भी प्रभावित करता है और मूल होस्ट के आधार पर इन्फ्लुएंजा ए वायरस को एवियन इन्फ्लुएंजा
यानी कि H5N1 और H9N2 आदि शामिल हैं। स्वाइन इन्फ्लुएंजा को हम H1N1 और H3H2 इत्यादि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और दोस्तों यह संक्रमित जानवरों या दूषित वातावरण के सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्यों को प्रभावित करता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही इतना ही, आगे किसी और बीमारी या रोग की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के जो है प्रश्न साइंस टेक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और बोथ यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी दोनों में, यूपीएससी और यूपी पीसीएस या जो स्टेट पीसीएस होते हैं, दोनों के अंदर एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।